Friend, welcome my new video. Democratic Politics, Class 9, Chapter 1st. Today's topic is Democracy in the Contemporary World, यानी समकालीन विश्व में लोकतंत्र। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र किस प्रकार से वर्क कर रही है और लोकतंत्र है क्या। समकालीन विश्व में लोकतंत्र से पहले आइए हम जानते हैं लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। स्टूडेंट, देखते हैं अब समकालीन विश्व में लोकतंत्र। वर्तमान में लोकतंत्र विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली है। वर्तमान में विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली लोकतंत्र को माना जाता है और है भी। पिछले 100 वर्षों में लोकतंत्र का विस्तार बहुत ही तेज़ गति से हुआ है। अगर हम पिछले 100 वर्षों की बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का विस्तार बहुत ही तेज़ी से हुआ है। आज विश्व के आधे से ज़्यादा देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है, यानी कि विश्व के जितने भी देश हैं उनमें आधे से ज़्यादा देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अगर हम बात करें तो विश्व के जो सबसे सफल देश है जैसे अमेरिका, भारत, इनमें भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही मौजूद है और कार्य कर रही है। भारत जो कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। विश्व में लोकतंत्र का विकास बहुत आसानी से और एक ही जैसे रूप में नहीं हुआ है। विश्व में कई लोकतांत्रिक देशों में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। विश्व में लोकतंत्र का जो विकास हुआ है वो बहुत ही ईजिली नहीं हुआ है। इसका रास्ता बहुत ही टफ रहा है, कठिन रहा है। विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से लोकतंत्र का विकास हुआ है। कई जगहों पे ये बहुत ही पेचीदा वाला रहा है। आज विश्व में कई देशों की स्थिति को देखते हुए लोकतंत्र की स्थिति, अस्तित्व को लेकर संदेह बन रहा है। अभी अगर वर्तमान की बात की जाए तो विश्व के कई ऐसे देश हैं जिसकी शासन व्यवस्था लोकतंत्र था, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, एक ऐसी राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई है जिससे यह एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है लोकतंत्र के लिए, उसके अस्तित्व के लिए, उसके वजूद के लिए। कई देशों में अगर अभी वर्तमान की बात की जाए तो हमारे पड़ोसी राज्य म्यांमार, वहाँ पे भी लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है। वहाँ पे भी सैनिक शासन व्यवस्था यानी कि सैनिक तख्तापलट हो गया है। पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ भी हम यदा कदा देखते रहे हैं कि कई बार सैनिक शासन को लाया गया है, यानी कि सैनिक तख्तापलट हुआ है। तो इस तरीके की घटनाएं विश्व में कई सारे देशों में हुई है जिससे लोकतंत्र का अस्तित्व को लेकर सवाल बना रहता है। टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के दो किस्से। इसमें हम दो देशों की कहानियां पढ़ेंगे, चिली और पोलैंड की, जिसमें अलग अलग तरह से लोकतंत्र को लाया गया बहुत सारी कठिनाइयों के बीच में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम चिली की कहानी। चिली की कहानी है क्या? तो सबसे पहले जानते हैं कि चिली कहाँ पे है। तो चिली दक्षिण अमेरिकी में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित लंबा और संकरा देश है। यानी कि चिली जो है दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच में एक पतला, लंबा और संकरा देश है, यानी कि एक पतला सा संकरा देश है। चिली दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के एक प्रमुख देश है। इसकी राजधानी सैंटियागो है। 11 सितंबर 1973 को चिली फौज ने चुनी हुई सरकार को ज़बरदस्ती हटा दिया।
अब यह जो चिली की घटना है, इसमें जो चिली में ऑलरेडी लोकतंत्र था, डेमोक्रेसी था, और वहाँ पे 11 सितंबर 1973 को चिली फौज द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया, यानी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया गया और वहाँ पे सैनिक शासन व्यवस्था को लाया गया। उस समय चिली के राष्ट्रपति सल्वाडोर आयंदे थे। लुक एट दिस पिक्चर। आप यहाँ देख सकते हैं, यह जो हेलमेट पहने हुए व्यक्ति है, यहाँ पे ये सल्वाडोर आयंदे है, चिली के उस समय के राष्ट्रपति, और ये इनके गनर यानी कि उनके बॉडीगार्ड है। सल्वाडोर आयंदे चिली के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और आयंदे पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किए थे। यानी कि आयंदे जो थे वे सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे चिली में, और उन्होंने एक गठबंधन जो कि इंग्लिश में से कॉल्यूशन कहा जाता है, यानी कि कई सारे दलों से मिलकर सरकार को बनाना। तो कई सारे दलों के सरकार का नेतृत्व कर रहे थे सल्वाडोर आयंदे। सल्वाडोर आयंदे 1970 में चिली के राष्ट्रपति बने। आयंदे चिली के राष्ट्रपति बनने के बाद बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य करने लगे, जैसे गरीबों और मजदूरों के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों के लिए मुफ्त दूध और भूमिहीन किसानों को जमीन बांटना आदि। इन सभी लोक कल्याणकारी कार्य से वहाँ की यानी कि चिली की चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग तथा अन्य राजनीतिक पार्टियों को पसंद नहीं आया। यानी कि जब सल्वाडोर 1970 में चिली के राष्ट्रपति बने तो वहाँ पे जो सल्वाडोर आयंदे थे, उन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य को प्राथमिकता दिया और उनके द्वारा वहाँ के मजदूर, वहाँ के गरीबों के लिए कई सारे लोक कल्याणकारी कार्य किए गए। शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे सुधार लाए गए, बच्चों को मुफ्त में दूध दिया गया। साथ ही साथ वैसे किसान जो भूमिहीन थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उन्हें ज़मीन बांटा गया। और इस तरह के लोक कल्याणकारी कार्यों से वहाँ के जो राजनीतिक पार्टियाँ थी, जो अमीर वर्ग था, जो चर्च था, उन लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि गरीबों को भला हो रहा था, जिससे अमीर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगा और उनकी आंखों में सल्वाडोर आयंदे खटकने लगे। और यही वजह रहा वहाँ पे सैनिक तख्तापलट का। देखते हैं कैसे हुआ वहाँ पे सैनिक तख्तापलट। मिलिट्री कॉप ऑफ 1973 यानी कि 1973 की सैनिक तख्तापलट। 11 सितंबर 1973 को जनरल ऑगस्टो पिनोशे के नेतृत्व में अमेरिका की मदद से सैनिक तख्तापलट कर दिया गया। 11 सितंबर 1973 को वहाँ के एक जनरल था जिनका नाम था ऑगस्टो पिनोशे, उनके नेतृत्व में और अमेरिका की मदद से चिली में सैनिक तख्तापलट कर दिया गया। अब वहाँ पे सैनिक शासन हो गया। सैनिक तख्तापलट के बाद लगभग 17 वर्षों तक पिनोशे ने चिली का राष्ट्रपति बना रहा। यानी कि जैसे ही आयंदे को हटाया गया, उन्हें अरेस्ट करके हटा दिया गया उन्हें, फिर वहाँ के राष्ट्रपति जो है जनरल ऑगस्टो पिनोशे बन गया। पिनोशे के सैनिक शासन के दौरान लोकतंत्र समर्थक एवं आयंदे समर्थक सभी लोगों को दमन कर दिया गया, यानी कि उसे मार दिया गया या उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। सेना द्वारा 3000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। यानी कि जो सैनिक तख्तापलट हुआ उसके बाद जो राष्ट्रपति बने ऑगस्टो पिनोशे, उनके द्वारा जितने भी लोकतंत्र के समर्थक थे या फिर वो राष्ट्रपति आयंदे के समर्थक थे, उन सब को या तो मार दिया गया या फिर जेल में बंद कर दिया गया। लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ की सेना द्वारा मार दिया गया। साथ ही साथ चिली के वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो वैसेले की पत्नी एवं बेटी तथा कई सेना के अधिकारियों को कैद कर लिया गया।
यह जो जनरल अल्बर्टो थे यानी कि वायुसेना प्रमुख जो थे, यह भी लोकतंत्र के समर्थक थे और आइंदे के समर्थक थे। इसी वजह से इन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया, साथ ही साथ इनकी पत्नी और बेटी को भी जेल में बंद कर दिया गया और इन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई, यानी कि इन्हें इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। साथ ही साथ सेना के बहुत सारे अधिकारी जो चाहते थे कि चिली में लोकतंत्र ही रहे और आइंदे राष्ट्रपति बने रहें, उन सब को अरेस्ट कर लिया गया। रीएस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की वापसी। देखते हैं कि अब जो चिली में जो इतने क्रूर शासक आ गए, यानी कि सैनिक के शासन आ गया, जो कि जनरल अगस्तो पिनोसे के नेतृत्व में लाया गया सैनिक शासन, अब उसका भी खात्मा हुआ और फिर से लोकतंत्र की रीएस्टोरेशन हुआ, यानी कि वापसी हुई। चिली में लोकतंत्र की वापसी और सैनिक शासन का अंत 1988 में समाप्त हुआ। 1988 में पिनोसे द्वारा चिली में जनमत संग्रह कराया गया, यानी कि जब 1988 में जो सैनिक शासक थे जनरल अगस्तो पिनोसे, उन्हें लगा कि अब जो है चिली में मेरा शासन बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि एक जनमत संग्रह कराया जाए, यानी कि जनता का राय लिया जाए, ताकि मैं जो हूँ यहाँ पे और भी ज़्यादा दिनों तक आसानी से राज करता रहूं। लेकिन जो चिली के जनता थे वे लोकतंत्र को भूले नहीं थे और जैसे ही जनमत संग्रह कराया गया 1988 में, तो फिर चिली के लोगों द्वारा सैनिक शासन को नकार दिया गया और लोकतंत्र को फिर से बहाल किया गया। यानी कि जनमत संग्रह में जो अगस्तो पिनोसे थे, जनरल अगस्तो पिनोसे, यानी कि जो सैनिक तख्ता पलट किए थे और वहाँ के राष्ट्रपति बन गए, उन्हें हार का सामना करना पड़ा और फिर से वहाँ पे लोकतंत्र को बहाल किया गया। जनवरी 2006 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जनरल वैसेले की बेटी चिली की राष्ट्रपति बनी। आपको याद होगा कि जो वायुसेना प्रमुख जनरल अल्बर्टो वैसेले थे, तो मैंने बताया था कि जो अल्बर्टो वैसेले थे, उनकी पत्नी और बेटी सभी को जेल में बंद कर दिया गया, उन्हें बहुत सारी यातनाएं दी गई थी। फिर जब 2006 में चिली में जब चुनाव हुआ, उस समय जनरल वैसेले जो कि वायुसेना प्रमुख जनरल अल्बर्टो की बेटी थी, 2006 में उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। अभी वर्तमान में चिली के राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनोसे है। चलिए अब दूसरी कहानी देखते हैं पोलैंड की, डेमोक्रेसी इन पोलैंड। पोलैंड में जो लोकतंत्र था उसके बारे में अब देखते हैं। चिली का तो ऑलरेडी देख लिए कि कैसे जो है आइंदे चुने हुए गवर्नमेंट को कैसे जो है अगस्तो पिनोसे ने हटाया, सैनिक शासन लगाया और फिर से जनमत संग्रह के बाद जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया गया। अब देखते हैं जो पोलैंड में जो डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र है, वह कैसे रिस्टोर किया गया, यानी कि पोलैंड में डेमोक्रेसी कैसे लाया गया। 1980 में पोलैंड में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था, यानी कि जो 1980 में जो पोलैंड था वहाँ पे एक पार्टी थी पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, उसका शासन था, जिसका नेतृत्व जारुजेल्स्की कर रहे थे। यानी कि जो पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी थे उसका नेतृत्व कर रहे थे जारुजेल्स्की। पोलैंड मध्य यूरोप में एक देश है, यह यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि पोलैंड जो है मध्य यूरोप में पड़ता है, यानी कि यूरोपीय कॉन्टिनेंट में है, यूरोपीय कॉन्टिनेंट में एक देश है और यह यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश है। इसका राजधानी वार्सा है। पोलैंड सरकार को सोवियत संघ, वर्तमान में रूस का समर्थन हासिल था, यानी कि पोलैंड जो था वहाँ पे लोकतंत्र नहीं था 1980 के आसपास, और वहाँ पे जो लोकतंत्र यानी कि चुनाव भी होते थे तो एक ही पार्टी पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी को ही चुनाव में भाग लेने का अधिकार था और वहाँ की जो सरकार थी उसी सोवियत संघ, जो कि 1980s के सेंचुरीज में यानी कि 1980-90 के दौरान बहुत ही स्ट्रॉन्ग देश था। अभी वर्तमान में सोवियत संघ जो है रूस के नाम से जाना जाता है और रूस अभी भी विश्व में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो सोवियत संघ का समर्थन था पोलैंड की सरकार को। 14 अगस्त 1980 को लेनिन जहाज कारखाना जो कि गडांस्क शहर में स्थित है, वहाँ मजदूरों ने हड़ताल कर दिया गया। पोलैंड जो कि देश है वहाँ पे एक लेनिन जहाज कारखाना था जो कि गडांस्क शहर में स्थित है, वहाँ पे मजदूरों द्वारा हड़ताल कर दिया गया। पोलैंड के सभी कारखाने सरकारी ही थे, यानी कि पोलैंड में जितने भी कारखाने थे, जितने भी उद्योग थे, वे सभी सरकारी ही होते थे।
यह हड़ताल एक महिला मजदूर के लिए किया गया था क्योंकि उसे गलत ढंग से नौकरी से निकाला गया था। यानी कि पोलैंड में जो हड़ताल किया गया लेनिन जहाज़ कारखाना में 14 अगस्त 1980 को, वह इसलिए किया गया था कि एक महिला मजदूर को गलत ढंग से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। पोलैंड के कानून के अनुसार हड़ताल की इजाज़त नहीं था एवं मजदूर संघ बनाने की भी अनुमति नहीं थी। पोलैंड में एक कानून था जिसके तहत वहाँ पे कोई भी मजदूर हड़ताल नहीं कर सकता था। साथ ही साथ किसी भी तरह के कोई भी मजदूर संघ बनाने की अनुमति नहीं थी। लोक बालिशा नामक आदमी हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया। अब जो हड़ताल जो कर रहे थे, उस हड़ताल के दौरान उस फैक्ट्री में दीवार फांद करके लोक बालिशा, जो कि ऑलरेडी उसी फैक्ट्री में काम करते थे, एक इलेक्ट्रिशियन थे, उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया था। उन्होंने उस फैक्ट्री के अंदर किसी तरह अंदर आए और जो हड़ताली कर्मचारी थे उनका नेता। ध्यान रखने की बात है कि कोई भी हड़ताल या कोई भी आंदोलन तभी सक्सेसफुल होता है जब कोई एक अच्छा लीडर होता है। तो ये जो लोक बालिशा थी बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और इन्होंने इन कर्मचारियों को बहुत ही अच्छे से संभाला और इनके लीडरशिप में अब आंदोलन स्टार्ट हो गई। कर्मचारियों द्वारा कई मांगें की गई। अब जो कर्मचारी थे जो कि लोक बालिशा के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे, इनके द्वारा कई सारे मांग की गई, जैसे एक स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की अनुमति दी जाए। यानी कि इनका मांग था पहला कि एक मजदूर संघ का निर्माण करना है, क्योंकि मजदूर संघ रहेगा तभी तो मजदूरों का कोई सुनेगा, नहीं तो ऐसे ही डरा धमकाकर आराम से मजदूर को कभी भी किसी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए एक स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की अनुमति मांगा गया जो कर्मचारी थे जो आंदोलन कर रहे थे लोक बालिशा के नेतृत्व में। दूसरा मांग था राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। जो पोलैंड थे वहाँ पे राजनीतिक बंदी यानी कि जो भी देश के कानून के खिलाफ या देश की सरकार के खिलाफ बोलता था उसे अरेस्ट कर लिया जाता था। तो उन सब को रिहा करने की मांग किया गया। यह जो मजदूर आंदोलन चल रहा था इसके दौरान प्रेस की सेंसरशिप हटाई जाए। अब वहाँ पे प्रेस का सेंसरशिप था, जैसे हमारे देश भारत में क्या है ना, कभी भी हम कुछ भी बोल सकते हैं, मीडिया किसी भी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल देती है, तो वैसा वहाँ पे नहीं था। पोलैंड में प्रेस जो था वही बोलता था जो वहाँ की सरकार कहती थी। जैसे हमारे अगर पड़ोसी देश चीन की बात कर ली जाए तो अभी चीन में लगभग ऐसा ही है, वहाँ की मीडिया, वहाँ की न्यूज़ चैनल्स वही दिखाती है जो वहाँ की सरकार कहता है। यानी कि प्रेस का सेंसरशिप चीन में है, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सभी को बोलने का अधिकार है। तो इस तरीके से कुछ मांगे रखा गया कर्मचारी हड़तालियों द्वारा, यानी कि जो हड़ताल कर रहे थे कर्मचारी लोक बालिशा के नेतृत्व में, उनके द्वारा ये सब मांगे माना गई। पहला कि एक स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की अनुमति दी जाए, दूसरा राजनीतिक बंदियों को रिहा की जाए, तीसरा प्रेस की सेंसरशिप हटाई जाए। पोलैंड में मजदूरों का यह आंदोलन इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ कि सरकार को हार मानना पड़ा। अब पोलैंड में जो यह मजदूर आंदोलन चल रहा था वह फैक्ट्री से निकलकर पोलैंड के अलग अलग शहरों में फैलने लगा और अंततः सरकार को हार मानना पड़ा। पोलैंड की सरकार ने लोक बालिशा के नेतृत्व वाली मजदूरों के साथ 21 सूत्री करार किया और हड़ताल खत्म हुआ। अब पोलैंड की सरकार जो है हार मान लिया और लोक बालिशा के नेतृत्व में जो मजदूर हड़ताल कर रहे थे उनके साथ 21 सूत्री करार किया गया और अंततः हड़ताल खत्म हुआ। गडांस्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन सोलिडरनोस्क, जिसे अंग्रेजी में सॉलिडेरिटी कहा जाता है, सोलिडरनोस्क इन पॉलिश वर्ड एंड सॉलिडेरिटी इन इंग्लिश, यानी कि सॉलिडरनोक्स जो है यह पॉलिश वर्ड है और अंग्रेजी में इसे सॉलिडेरिटी कहा जाता है। सॉलिडेरिटी का विस्तार पूरे देश में हो गया और सरकार में बैठी भ्रष्टाचारियों एवं कुप्रबंधन आम जनता के सामने आने लगा। अब जो सॉलिडेरिटी एक मजदूर संगठन बना था वहाँ पे, अब यह जो है पूरे देश में फैल गया, पूरे देश में विस्तार हो गया, बहुत सारे इसके जो है मेंबर्स बन गए और धीरे धीरे सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार था, सरकार का जो कुप्रबंधन था, वह सब जनता के सामने आने लगा और जिससे सरकार में बैठे सरकारी कर्मचारियों और सरकार को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगा। दिसंबर 1981 में जनरल जारूस्लोस्की मार्शल लॉ घोषित कर दिया और लोगों की आज़ादी खत्म कर दिया।
दिसंबर 1981 में जनरल जारोस्लावस्की, जो कि वहाँ के जनरल थे, उन्होंने 1981 में वहाँ पे मार्शल लॉ घोषित कर दिया। मार्शल लॉ के दौरान लोगों को किसी भी तरह का आज़ादी नहीं था, चाहे वो बोलना हो, प्रेस की सेंसरशिप, सब लागू कर दिया गया, यानी कि लोगों की आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया। 1988 में एक बार फिर लोक वेलिशा की अगुवाई में आंदोलन चलाया गया, यानी कि 1988 में एक बार फिर से जो लेक वेलिशा था, जो सॉलिडेरिटी पार्टी का गठन करने में अहम भूमिका निभाया था, उनकी अगुवाई में फिर से एक बार आंदोलन चलाया गया और फिर से हड़ताल वगैरह चलाया गया, जो कि ऑलरेडी पोलैंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स था। वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, और दूसरा कि सोवियत जो संघ था उसको भी फिर नहीं मिल रहा था उसका सपोर्ट, सोवियत संघ का, क्योंकि सोवियत संघ ऑलरेडी जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था और उसके बाद जो कोल्ड वार चल रहा था, यानी कि शीत युद्ध चल रहा था, उसकी वजह से वह कमज़ोर हो गया था और उसकी वजह से पोलैंड को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अंततः पोलैंड की सरकार लेक वेलिशा के साथ समझौता वार्ता हुआ, यानी कि अब फिर से जो है पोलैंड की सरकार जो है झुक गई लेक वेलिशा के सामने और एक समझौता किया। अप्रैल 1989 में एक समझौता के तहत स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग मान ली गई। अब जो लेक वेलिशा थे, इन्होंने फिर से सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा, यानी कि एक समझौता किया, जो कि अप्रैल 1989 में हुआ था, और इसमें कहा गया कि अब देश में स्वतंत्र चुनाव कराया जाए। सॉलिडेरिटी ने सीनेट के सभी 100 सीटों पर चुनाव लड़ा और 99 सीटों पर विजय प्राप्त किया। अब जो सॉलिडेरिटी, जो कि एक मजदूर संगठन था, अब वहाँ की सीनेट में जो चुनाव हुआ, यानी कि स्वतंत्र चुनाव जो कराया गया 1989 में समझौता के तहत, उस चुनाव में 100 सीटों पे चुनाव लड़ा और 99 सीटों में उसे विजय प्राप्त हुआ। अक्टूबर 1990 में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें एक से ज़्यादा दल भाग ले सकते थे, यानी कि अभी तक जो 1990 से पहले जो पोलैंड था, वहाँ पे किसी भी चुनाव में एक से ज़्यादा पार्टी को भाग लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन अक्टूबर 1990 में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हुए, उसमें एक से ज़्यादा दल भाग ले रहे थे और लेक वेलिशा जो है पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। तो इस तरीके से आप देखें कि जो पोलैंड था, यानी कि जो पोलैंड देश था, वहाँ पे और चिली में किस तरीके से डेमोक्रेसी आई। चिली में उतने सारे परेशानियाँ के बाद जो डेमोक्रेसी था उसे रिस्टोर किया, और वैसी पोलैंड में जो सरकार थी, वहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद, इतने सारे आंदोलनों के बाद डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया गया। यानी कि ये दोनों कहानी में आप यह देखेंगे कि लोकतंत्र को लाने में, चाहे वो चिली में हो या पोलैंड में हो, दोनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, बहुत सारे लोग मारे गए और अंततः जाकर डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया गया। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश है, जैसे नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, उसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। स्टूडेंट, यह जो चैप्टर है, यह तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो यह पहली वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो कि यह द टू फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप समकालीन विश्व में लोकतंत्र का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखेंगे और इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा, और एक लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे कमेंट सेक्शन में, और जो न्यू है हमारे स्टूडेंट, वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि उन्हें न्यू वीडियो फिर से मिलता रहे। सो बाय एवरीवन।